दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये आप पार्टी जो है ये कांग्रेस के एजेंट का काम कर रही है। ये न सिर्फ अंतर देश के अंदर जो कुछ भी है, देश के बाहर भी करती है। वो एक ऐसा विषय है कि जिसे अभी हम छेड़ना उचित नहीं समझते, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा जो विशेष चला है पिछले 10 वर्षों में, वो ये है कि इस देश की औद्योगिक तरक्की कैसे धीमी की जाए। अरे अजीब बात है, आप पूछेंगे कि इस देश की औद्योगिक तरक्की धीमी करने से मैं किसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट है दोस्तों। इस देश की औद्योगिक तरक्की से पश्चिमी देशों के मन में एक डर बैठा है। उसका कारण कोई हमारी तरक्की नहीं है। पश्चिमी देशों के सामने एक उदाहरण है कि चीन जिस तरीके से तेज़ी से ऊपर आया और जिस तरीके से उसने पश्चिमी देशों की हालत खराब कर दी है, ऐसे में अगर भारत जो संसाधनों के मामले में तो हम पीछे हैं चीन से, हमसे चीन 2.5 गुना बड़ा देश है और सारे खनिजों के भंडार हमसे 3 गुने 4 गुने 5 गुने हैं। वहाँ पे एक ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, और तानाशाही के कारण वहाँ पर कोई भी काम कराना जनतंत्र की अपेक्षा सरल होता है। इसलिए हमारी बराबरी एकदम सीधी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ है। हमारे पास हम शिक्षा में चीन से ज़्यादा आगे हैं। स्किल्ड वर्कर्स में भी हम पहले आगे थे। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के कांग्रेस का नेतृत्व है जिसने हमें स्किल्ड लेबर के इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने दिए, न हम उठा सके। अभी हम थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा औद्योगिक चीज़ों के आंकड़े में आपके सामने रखूं तो ये इतने छोटे से टॉक में ये संभव नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ ले रहा हूँ। स्टील जो होता है वो इस चीज़ का प्रतीक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ कैसी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ता रहता है तो स्टील की आवश्यकता बढ़ती जाती है। अब हम देखें हमारे देश की क्या हालत है इसमें। सन 1980 में हम वर्ल्ड के टोटल उत्पादन का 1.3%, 1.5% से भी कम उत्पादन करते थे। इसके बाद में जैसा डंका बजाया जाता है कि देश को आधुनिक बनाने में, देश को अग्रणी बनाने में एक राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। इनका समय समाप्त हुआ था 1989 में। 80 से 89 के बीच में हमारे देश ने कितनी तरक्की करी देखिए। हम स्टील का 1.8% वर्ल्ड के प्रोडक्शन का सिर्फ 1.8% उत्पादन करने की स्थिति में आए। 1995 में जब बहुत उदारवाद की बात की गई है, प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन कोई खास नहीं दिखे। 1.8% से वर्ल्ड प्रोडक्शन के हम 3% पे आए और 3% से 2000 आते तक हम 3.2% पे आए। 80 में 1.3, 89 में 1.8, 95 में 3% और 2000 में भी सिर्फ 3.2%, 3.2%। चाइना को देखिए, चाइना 1980 में 5%, 1989 आते तक वो 8%, वर्ल्ड प्रोडक्शन 8% वो पैदा कर रहे थे। 1995 आते आते तक वहाँ पर वर्ल्ड के उत्पादन का 12.5% वो उत्पादन करने लगे और 2000 आते आते तक वो वर्ल्ड प्रोडक्शन का 15% पैदा करने लगे। दुनिया का जितना स्टील बन रहा था उसका 15% चीन में बनना चालू हो गया। इसके बाद 2000 से 2005 के बीच में हम 3.2% से हम 4% पे 5 साल के अंदर आ गए। 25% हमारा जो वो हिस्सा था वो बढ़ा, 3.2 से हम 4% पे आ गए। 2000 से 2005 के बीच में जो एनडीए का शासनकाल था, निश्चित रूप से जिसके परिणाम देखने मिले। चीन 2000 में 15% पे आया, 2005 में 32% संसार के उत्पादन का, 2010 में 45% और अब लगभग 46% संसार के स्टील का उत्पादन वो कर रहे हैं।
पश्चिमी देशों को ये मालूम है कि अगर भारत भी इसी तरीके से तरक्की करता तो हम भी, अगर 1.3% कर रहे थे, चाइना यदि 5% से 46% पे आ सकता है, 9 गुने से भी ज़्यादा अपना हिस्सा बना सकता है, तो हम भी 1.3 से 12% पर आ सकते थे, शायद 15% पर आ सकते थे। और दोस्तों, ये कोई मुंगेरी लाल के सपने नहीं हैं, हम 20% पर भी आ सकते थे, लेकिन बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको रोका गया है। स्टील के प्रोडक्शन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे ज़रूरी होता है कोल और विदेशी लोगों का निवेश, क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि सामान्य तौर पर अब पब्लिक सेक्टर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे देश में स्टील का उत्पादन पहले पब्लिक सेक्टर में किया गया क्योंकि इतने बड़ा लागत लगाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं था। अब चूंकि विदेशियों के लिए भी दरवाजे खोले गए, वो लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते थे। अब देखिए क्या किया गया है, एक विशेष प्रदेश, चूंकि वहाँ पर उड़ीसा, चूंकि वहाँ पर कांग्रेस का शासन नहीं था और नवीन पटनायक को एक लेसन देने के लिए पॉस्को को बिना मतलब से रोका गया। एल्यूमिनियम के बारे में भी आप लोग देख रहे होंगे, अनिल अग्रवाल पूरी बड़े जोश से, अच्छी भावना से आए थे, वेदांता ग्रुप पूरा, उसको कुछ भी नहीं करने दिया गया, उसके हर पग पर रोड़े अटकाए गए। और दोस्तों, इसमें एक विशेष चीज़ है, ये लाइसेंस परमिट राज दूसरे तरीके से इस देश में लागू किया गया है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म जिन्हें कांग्रेस वाले चाहें वो पैसे वाले बनते चले जाएंगे और बाकी लोगों के लिए हर कदम पर रोड़े अटकाए गए हैं। इसको पूरा करने, आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े एक विदेशियों के दलाल हैं। ये जो ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं, देश में जो आयरन ओर उपलब्ध है वो पूरे देश की संपत्ति है, कभी किसी भी ग्राम सभा की संपत्ति ये नहीं हो सकती। और कहाँ पर खनन किया जाना है ये 100, 200, 500 या 1000 लोगों की पॉपुलेशन तय नहीं करेगी। तो ये जो गलत नीति बनाई गई है उसके बहुत बड़े विदेशी एजेंट ये अरविंद केजरीवाल भी हैं, और ऐसी न जाने कितनी संस्थाएं हैं। जो एक बड़े दुख की बात है कि इसमें एक बड़ा वैलिड कारण दिया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट बोला जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट, बड़ी बड़ी बातें हैं। दोस्तों, मेरे अध्ययन का विशेष विषय रहा है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। किसी दिन इस पर मैं चर्चा करूँगा। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 आविष्कार किए जिससे अल्टरनेटिव एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। और जब ये सरकारी लोगों से आमना सामना हुआ है तो कैसा, जिन लोगों को मैंने ये कहा था इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों ने कैसे कैसे सरकारी नीतियों का सामना किया है, वो किसी दिन चर्चा होगी। एनवायरनमेंट के विषय में मैं बहुत जागरूक हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यदि हमें मनुष्य का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है। किंतु एनवायरनमेंट के नाम पर ये बहुत ही गजब हो रहा है कि बिना मतलब हमारी तरक्की को रोका जा रहा है। अब आगे फिर बात होगी।